हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO4 सोशियोलॉजी इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, एलैबोरेट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन्स एंड इट्स कल्चर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कॉमन्स का कॉन्सेप्ट जैसे फॉरेस्ट, पानी, जमीन और ग्रेजिंग लैंड जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज कैसे समय के साथ डेवलप हुआ। हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस और मैनेजमेंट सिस्टम और इससे जुड़ी शेयरिंग और कलेक्टिव ओनरशिप की कल्चर के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, कॉमन्स का मतलब होता है वो नेचुरल या कल्चरल रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के सब लोग मिलकर उस करते हैं, जैसे गांव के जंगल, तालाब या चरागाह। ये रिसोर्सेज सबके हित के लिए मिलकर मैनेज किए जाते हैं। पहले के समय में कॉमन्स का कॉन्सेप्ट कोऑपरेशन और शेयरिंग पर बेस्ड था। सोशियोलॉजिस्ट जैसे एलिना ऑस्ट्रॉम और गैरेट हार्डन ने कॉमन्स के मैनेजमेंट पर अलग अलग व्यूज दिए हैं। एक तरफ सस्टेनेबल यूज का आइडिया है और दूसरी तरफ ओवरयूज का खतरा। मेन बॉडी। 1, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन्स। पहले के समय में जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थे, सब लोग मिलकर उस करते थे। हर गांव में कॉमन फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड और पानी के सोर्सेज होते थे जिनका उस सब लोग मिलकर करते थे। ये सिस्टम रूरल इकोनॉमी और इकोलॉजिकल बैलेंस दोनों के लिए जरूरी था। इंडिया में ग्राम पंचायत जैसे सिस्टम्स कॉमन्स के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एग्जाम्पल, राजस्थान और गुजरात के ओरांस, सेक्रेड ग्रोव्स और गौचेस, ग्रेजिंग लैंड्स कम्युनिटी के कॉमन्स के अच्छे एग्जाम्पल है। 2, कॉलोनियल पीरियड में चेंजेस। ब्रिटिश रूल के दौरान प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम आया और कॉमन्स का कॉन्सेप्ट तोड़ दिया गया। परमानेंट सेटलमेंट और रायतवारी सिस्टम ने कम्युनल लैंड को टैक्सेबल प्राइवेट लैंड बना दिया। फॉरेस्ट एक्ट्स ऑफ 1865 और 1878 ने फॉरेस्ट्स को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके लोकल लोगों का एक्सेस बैन कर दिया। इससे कॉमन्स पर कंट्रोल खत्म हो गया और लोगों में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स शुरू हुए। एग्जाम्पल, चिपको मूवमेंट और फॉरेस्ट राइट्स आंदोलन जैसे मूवमेंट्स इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आए। 3, पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन। इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डम्स और इंडस्ट्रीज ने कॉमन्स को और कम कर दिया। बहुत सारे लोग डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए और उनके रिसोर्सेज छीन गए। 1980 के बाद स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट्स ने कॉमन्स के इंपॉर्टेंस को दोबारा हाईलाइट किया। एलिना ऑस्ट्रम ने अपनी बुक गवर्निंग द कॉमन्स 1990 में बताया कि लोकल कम्युनिटीज अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकती है। एग्जाम्पल, इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। 4, कल्चरल और सोशल इंपॉर्टेंस। कॉमन्स सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं बल्कि कल्चरल और सोशल स्पेस भी है। ये कोऑपरेशन और सोशल बॉन्डिंग को प्रमोट करते हैं। गांव के फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और सोशल गैदरिंग्स अक्सर इन्हीं कॉमन स्पेसेस पर होते हैं। इंडिया के कई स्टेट्स में डिवराई, सेक्रेड ग्रोव्स और वन पंचायत जैसे सिस्टम्स अभी भी कॉमन्स के कल्चरल रोल को दिखाते हैं। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के डिवराई और उत्तराखंड के वन पंचायत कम्युनिटीज के कॉमन्स कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन, कॉमन्स का कॉन्सेप्ट एक सफर है, कम्युनल ओनरशिप से लेकर प्राइवेटाइजेशन तक और अब दोबारा कम्युनिटी राइट्स के रिकॉग्निशन तक। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कॉमन्स को कम किया, लेकिन आज के एनवायरमेंटल और सोशल मूवमेंट्स ने उनकी इंपॉर्टेंस फिर से दिखाई है। कॉमन्स का कल्चर शेयरिंग, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी का सिंबल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? डिस्कस इट्स सोशल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें अर्बनाइजेशन का मतलब समझाना है, मतलब लोगों का गांव से शहरों की तरफ बढ़ना, और ये बताना है कि इस प्रोसेस ने इंडियन सोसाइटी पर क्या सोशल इफेक्ट्स डाले, जैसे परिवार, कल्चर, लाइफस्टाइल और सोशल रिलेशंस में क्या बदलाव आए। आंसर। इंट्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब देश की ज्यादा पॉपुलेशन शहरों और टाउन्स में रहने लगती है।
यह प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्लोजली जुड़ी होती है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ा है, खासकर इंडस्ट्रीज और माइग्रेशन के वजह से। सोशियोलॉजी के हिसाब से अर्बनाइजेशन का स्टडी ये समझाता है कि शहरी जिंदगी इंसान के सोशल रिलेशंस और वैल्यूज को कैसे बदल देती है। सोशियोलॉजिस्ट जैसे किंग्सले डेविस और लुई वर्थ ने इस कॉन्सेप्ट पर इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक डेमोग्राफिक और सोशल प्रोसेस दोनों है। डेमोग्राफिकली इसका मतलब है अर्बन पॉपुलेशन का बढ़ना, और सोशली इसका मतलब है लाइफस्टाइल और वैल्यूज का चेंज होना। किंग्सले डेविस कहते हैं कि अर्बनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इन सिटीज एंड टाउन्स है। इंडिया में 1951 में अर्बन पॉपुलेशन 17% थी, जो 2021 तक लगभग 35% हो गई। इसके मेन रीजंस हैं माइग्रेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बेटर जॉब्स और इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। 2. कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिटीज में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के आने से रूरल लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। शहरों में सर्विस, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जॉब्स मिलती है। माइग्रेशन। गांव के पॉवर्टी जैसे पुश फैक्टर्स और सिटीज के फैसिलिटीज जैसे पुल फैक्टर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एजुकेशन और मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एंटरटेनमेंट के अच्छे ऑप्शंस लोगों को सिटीज लाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज। स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट्स भी अर्बन ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। 3. सोशल इंपैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ए. चेंजेस इन फैमिली एंड किनशिप। जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहा है। अर्बन लाइफ इंडिविजुअलिज्म को बढ़ता है और किनशिप रिलेशंस कमजोर होती है। महिलाओं का रोल बदला है, अब वो एजुकेटेड और वर्किंग है। बी. चेंज इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटी लाइफ। सिटी लाइफ में रिलेशंस पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल और टेम्पररी हो जाते हैं। नेबरहुड बॉन्डिंग कम होती है, लोग एक दूसरे को कम जानते हैं। फ्रीडम बढ़ती है लेकिन लोनलीनेस भी बढ़ जाती है। सी. कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सिटीज में अलग अलग रीजन्स के लोग आते हैं, जिससे हाइब्रिड कल्चर बनता है। न्यू आर्ट, फूड और फैशन ट्रेंड्स यहीं से निकलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वैल्यूज धीरे धीरे कम हो रही है। डी. इकोनॉमिक एंड क्लास स्ट्रैटिफिकेशन। अर्बनाइजेशन ने नए इकोनॉमिक क्लासेस बनाए, अपर, मिडिल और लोअर। स्लम्स और पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी बढ़ा है। रिच और पुअर के बीच गैप और ज्यादा बढ़ गया है। ए. सोशल प्रॉब्लम्स। ओवरक्राउडिंग, हाउसिंग शॉर्टेज, पॉल्यूशन और क्राइम जैसे इश्यूज कॉमन हो गए हैं। स्ट्रेस और कंपटीशन के वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी प्रेशर है। 4. गवर्नमेंट एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन अर्बनाइजेशन। सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत और PMAY जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं अर्बन लाइफ इंप्रूव करने के लिए। सोशियोलॉजिस्ट्स MSA राव और AR देसाई ने बताया कि अर्बनाइजेशन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को मॉडर्न फॉर्म्स में बदल रहा है। अर्बनाइजेशन एक प्रोग्रेस का सिंबल है, लेकिन उसके चैलेंजेस को हैंडल करना इक्वली जरूरी है। कंक्लूजन। इंडिया में अर्बनाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ आता है। इसने इकोनॉमी और कल्चर दोनों को बदला है, पर साथ ही इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लाए हैं। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्लानिंग हाई इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Explain the trends of migration in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत में माइग्रेशन के क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं। हमें बताना है कि लोग किस रीजन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस टाइप का माइग्रेशन होता है, और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है, खासकर अर्बनाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे देश के अंदर हो या बाहर, बेहतर जिंदगी, नौकरी या सुविधाओं के लिए। इंडिया में माइग्रेशन एक पुरानी और लगातार चलती प्रोसेस है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस का बड़ा रोल है। यह इंटरनल, इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल, दूसरे देशों में, दोनों तरह का होता है। माइग्रेशन के पैटर्न समझने से हमें देश के इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस समझने में मदद मिलती है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में माइग्रेशन पुराने समय से ही होता आ रहा है,
कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी रोजगार के लिए। ब्रिटिश पीरियड में लोगों को रेलवेज, प्लांटेशंस और इंडस्ट्रीज में काम के लिए अलग अलग जगह भेजा गया। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के दौरान भारत से मॉरिशस, फिजी और कैरिबियन जैसे देशों में भी माइग्रेशन हुआ। 1947 के पार्टीशन के टाइम सबसे बड़ा रिफ्यूजी माइग्रेशन हुआ था। उदाहरण, लगभग 1.4 करोड़ लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के बीच माइग्रेशन किया था। 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे कॉमन टाइप है, जहां लोग शहरों में नौकरी और बेहतर लाइफ के लिए जाते हैं। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन ज्यादातर टेम्पररी होता है, जैसे रिटायर होने के बाद या लॉकडाउन के दौरान। रूरल टू रूरल माइग्रेशन शादी या खेती के सीजनल काम के लिए होता है। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन एजुकेटेड लोग बेटर जॉब और फैसिलिटीज के लिए दूसरे शहरों में शिफ्ट करते हैं। फैक्ट, 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की 37% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स थी। 3 मेजर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। इकोनॉमिक कॉजेज, गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़े कारण है जिससे लोग शहरों की तरफ बढ़ते हैं। सोशल कॉजेज, शादी सबसे कॉमन सोशल रीजन है, खासकर महिलाओं के लिए। पॉलिटिकल कॉजेज, दंगे, टेररिज्म या बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट से लोग मजबूरन माइग्रेट करते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज, फ्लड, ड्रॉट या साइक्लोन जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी माइग्रेशन होता है। उदाहरण, बिहार और यूपी से लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाते हैं। 4 कंटेम्पररी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। रूरल अर्बन माइग्रेशन। मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में हर साल लाखों मजदूर आते हैं। इंटरस्टेट माइग्रेशन। बिहार, दिल्ली, ओडिशा, गुजरात और अब महाराष्ट्र के बीच माइग्रेशन काफी होता है। सीजनल सर्कुलर माइग्रेशन। मजदूर कंस्ट्रक्शन और खेती के काम के लिए शॉर्ट टर्म माइग्रेट करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन। गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न नेशंस में काम के लिए जाने का ट्रेंड बढ़ा है। रिवर्स माइग्रेशन। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब लोग लॉकडाउन के चलते अपने गांव वापस गए। डेटा, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक भारत में लगभग 45 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। 5 इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, सिटीज का डेवलपमेंट बढ़ता है, कल्चरल एक्सचेंज और सोशल मोबिलिटी होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स। शहरों में भीड़ और स्लम्स बढ़ते हैं, गांव में लेबर कम पड़ता है, माइग्रेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। कंक्लूजन, इंडिया में माइग्रेशन एक सामाजिक और आर्थिक रियलिटी है। ये लोगों की बेहतर जिंदगी की चाह को दिखाता है, लेकिन साथ ही शहरी भीड़ और असमानता भी बढ़ता है। अगर रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए तो माइग्रेशन बैलेंस हो सकता है और सबका डेवलपमेंट हो सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Homogenization and hybridization of culture are integral parts of contemporary phase of globalization. Explain critically. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कल्चर दो तरह से बदल रहा है। एक तरफ सब कल्चर्स एक जैसे हो रहे हैं, होमोजेनाइजेशन, और दूसरी तरफ नए मिक्स्ड कल्चर्स बन रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हमें दोनों प्रोसेसेस का क्रिटिकल एनालिसिस करना है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में सब देश टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कनेक्शन ने कल्चर्स को भी मिलाया है। इस कॉन्टेक्स्ट में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, होमोजेनाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब है जब लोकल कल्चर्स ग्लोबल कल्चर के जैसे बन जाते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अलग अलग कल्चर्स का मिलकर नए फॉर्म्स बनाना। रोलैंड रॉबर्टसन, एंथनी गिडन्स और अर्जुन अप्पादुराई जैसे थिंकर्स ने इन कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1 कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के आइडियाज, वैल्यूज और ट्रेडिशंस का एक्सचेंज। मीडिया, इंटरनेट, टूरिज्म और मल्टीनेशनल कंपनीज इस प्रोसेस को बढ़ते हैं। मैकडॉनल्ड्स, नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल कल्चर के सिंबल बन गए हैं। रोलैंड रॉबर्टसन कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पूरी दुनिया एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस में आ गई है। 2 होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। मीनिंग, जब एक ग्लोबल कल्चर सब जगह स्प्रेड हो जाता है और लोकल ट्रेडिशंस कमजोर पड़ जाते हैं। सब जगह सिमिलर फैशन,
फूड और एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है, जैसे मैकडोनल्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट जॉर्ज रिट्सन ने दिया। क्रिटिसिज्म, वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर डोमिनेट करता है, जिससे कल्चरल इंपीरियलिज्म होता है। लोकल लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस खत्म होने लगते हैं। यूथ ग्लोबल लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अपनी रूट्स से दूर हो जाते हैं। 3. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, जब लोकल और ग्लोबल कल्चर्स मिक्स होकर नए यूनिक फॉर्म्स बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स में वेस्टर्न बीट्स के साथ इंडियन मेलोडी, फ्यूजन फूड जैसे मैकालू टिक्की बर्गर, इंडियन वेडिंग्स में ग्लोबल डेकोरेशन ट्रेंड्स के साथ ट्रेडिशनल रिचुअल्स। थियरी, अर्जुन अप्पादुराई ने ग्लोबलाइजेशन के 5 स्केप्स बताए: एथनोस्केप, मीडियास्केप, टेक्नोस्केप, फाइनेंसस्केप और आइडियोस्केप, जिससे हाइब्रिड कल्चर्स बनते हैं। 4. क्रिटिकल एनालिसिस, होमोजेनाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन, दोनों प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ लोकल कल्चर को खत्म नहीं करता, उससे एनरिच भी करता है। होमोजेनाइजेशन, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी बढ़ता है पर डाइवर्सिटी घटा देता है। वेस्टर्न डोमिनेशन और कंज्यूमरिज्म को बढ़ता है। हाइब्रिडाइजेशन, कल्चरल क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ये इनइक्वालिटी को छुपा देता है, क्योंकि पावरफुल कल्चर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स मिक्स्ड हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। 5. इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद खाना, कपड़े, एंटरटेनमेंट सब बदल गए हैं। अर्बन यूथ एक तरफ जीन्स और बर्गर पसंद करता है, तो दूसरी तरफ दिवाली और होली भी सेलिब्रेट करता है। OTT और टीवी शोज ग्लोबल स्टाइल में बन रहे हैं, लेकिन इंडियन वैल्यूज के साथ। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइब्रिड कल्चर का। कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर को डीपली बदला है। होमोजेनाइजेशन से डाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन नए क्रिएटिव फॉर्म्स लाता है। दोनों का बैलेंस जरूरी है ताकि हम अपनी आइडेंटिटी बचते हुए ग्लोबल दुनिया से जुड़े रहे। हमें लोकल ट्रेडिशंस को ग्लोबल कल्चर के साथ रिस्पेक्ट के साथ जोड़ना चाहिए, तभी एक इंक्लूसिव वर्ल्ड पॉसिबल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10. डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें पुराने ओल्ड और नए न्यू सोशल मूवमेंट्स के बीच फर्क समझाना है। हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, पार्टिसिपेंट्स और मेथड्स के बेसिस पर डिफरेंस बताना है। साथ हाई एग्जाम्पल्स और थिंकर्स का रेफरेंस देना चाहिए जिससे आंसर स्ट्रॉन्ग लगे। आंसर। इंट्रोडक्शन, सोशल मूवमेंट्स वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं जो सोसाइटी में बदलाव लेने या रोकने के लिए लोग मिलकर करते हैं। पहले के मूवमेंट्स ज्यादातर इकोनॉमिक और क्लास बेस्ड होते थे, जैसे मजदूर और किसान आंदोलन। लेकिन समय के साथ नए मूवमेंट्स आए जो आइडेंटिटी, फेमिनिज्म, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स जैसे इश्यूज पर फोकस करते हैं। इसलिए ओल्ड और न्यू मूवमेंट्स के बीच डिफरेंस समझना सोशियोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. नेचर और ऑब्जेक्टिव्स। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, इनका मेन फोकस इकोनॉमिक और क्लास बेस्ड इश्यूज पर था, जैसे लेबर मूवमेंट्स जिनका एम बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस लेना था। ये मूवमेंट्स मटेरियलिस्ट और प्रोडक्शन और ओनरशिप के इश्यूज पर बेस्ड थे। न्यू सोशल मूवमेंट्स, ये 1960 के बाद आए और एनवायरनमेंट, जेंडर, पीस और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करते हैं। इनका एम रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी भी होता है। एग्जाम्पल्स: चिपको मूवमेंट, विमेन्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट। 2. आइडियोलॉजिकल बेसिस। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, ये मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्लास स्ट्रगल था। टारगेट था स्ट्रक्चरल चेंज और इकोनॉमिक जस्टिस। न्यू सोशल मूवमेंट्स, ये पोस्ट मार्क्सिस्ट थॉट से इन्फ्लुएंस्ड है। ये लाइफस्टाइल, आइडेंटिटी और कल्चर पर फोकस करते हैं। ये नॉन क्लास बेस्ड है, जहां लोग अपनी वैल्यू और आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। 3. पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, पार्टिसिपेंट्स मेनली वर्किंग क्लास और पेजेंट ग्रुप्स होते थे। इनका स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड और लीडरशिप ओरिएंटेड होता था। एग्जाम्पल: इंडिया के ट्रेड यूनियन और किसान मूवमेंट्स। न्यू सोशल मूवमेंट्स, इनमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एक्टिविस्ट शामिल होते हैं। स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड और नेटवर्क बेस्ड होता है। एग्जाम्पल: चिपको मूवमेंट, ब्लैक लाइव्स मैटर, LGBTQ+ मूवमेंट। 4. मेथड्स और स्ट्रैटेजीज।
ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, इनमें स्ट्राइक्स, रैलीज और मैस मोबिलाइजेशन कॉमन थे। इनका फोकस डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन पर होता था। न्यू सोशल मूवमेंट्स, ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स, सिंबॉलिक एक्ट्स और मीडिया कैंपेन्स यूज करते हैं। ये लोगों की सोच बदलने और अवेयरनेस बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। सोशल मीडिया और ग्रासरूट्स लेवल पर काम करते हैं। 5. रिलेशनशिप विद स्टेट और पॉलिटिक्स। ओल्ड मूवमेंट्स डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होते थे और स्टेट के खिलाफ कॉन्फ्रंटेशन करते थे। न्यू मूवमेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टी से डिस्टेंस रखते हैं और सिविल सोसाइटी के थ्रू काम करते हैं। ग्लोबल लेवल पर सॉलिडारिटी नेटवर्क्स बनाते हैं। कंक्लूजन, आखिर में हम कह सकते हैं कि ओल्ड मूवमेंट्स इकोनॉमिक और क्लास बेस्ड इश्यूज पर जबकि न्यू मूवमेंट्स आइडेंटिटी, कल्चर और एनवायरनमेंट जैसे पोस्ट मटीरियल इश्यूज पर फोकस करते हैं। ये दोनों अपने अपने टाइम के सोशल चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।